Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we will analyze important newspaper articles of 22nd July 2021. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. You can also download June 2021 magazine from our website spmisacademy.com. You can also join our WhatsApp group through the link given in the description section for more study materials. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. The first article is taken from editorial segment. It is about Supreme Court who has struck down 97th Constitutional Amendment Act, and this topic is important from our syllabus paper 3 Indian polity point of view. So इस आर्टिकल को समझने के लिए थोड़ा बैकग्राउंड समझते हैं. आपको पता है कि 7th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिवाइड्स all the subjects into 3 lists: यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट. यूनियन लिस्ट जिसको लिस्ट 1 भी कहते हैं, इसमें 98 सब्जेक्ट्स मेंशन्ड हैं. इन दीज आर द सब्जेक्ट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस लाइक डिफेंस, करेंसी, एंड ऑन दीज सब्जेक्ट्स ओनली यूनियन लेजिस्लेचर दैट इज़ द पार्लियामेंट कैन मेक लॉज. उसके अलावा स्टेट लिस्ट है जिनको लिस्ट 2 कहते हैं. इसमें 59 सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि एंड दीज सब्जेक्ट्स आर ऑफ लोकल इंटरेस्ट, पब्लिक ऑर्डर, पुलिस, हेल्थ. और नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में ओनली स्टेट लेजिस्लेचर कैन लेजिस्लेट ऑन दीज टॉपिक्स. अब भी इमरजेंसी हो उस टाइम में फिर यूनियन लेजिस्लेचर के पास पावर चला जाता है. अदरवाइज इन नॉर्मल सर्कमस्टांसेस ओनली स्टेट लेजिस्लेचर कैन लेजिस्लेट ऑन दीज पर्टिकुलर टॉपिक्स. उसके अलावा तीसरा लिस्ट होता है लिस्ट 3 कंकरेंट लिस्ट. 52 सब्जेक्ट्स इसमें मेंशन्ड हैं. ऑन दीज सब्जेक्ट्स यूनियन एज वेल एज स्टेट लेजिस्लेचर कैन हैव अ पावर टू मेक लॉज. तो दे हैव कंकरेंट पावर टू मेक लॉज ऑन दीज टॉपिक्स. अब थोड़ा अमेंडमेंट कैसे लाते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, वो प्रोविजन भी समझ लेते हैं. सो अमेंडमेंट ब्रॉट अंडर पार्ट 20 ऑफ आर्टिकल 368. तो पार्ट 20 के अंदर आर्टिकल 368 में एक्सप्लेन किया हुआ कि कैसे अमेंडमेंट लाया जाता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर. तो अगर अमेंडमेंट की बात की जाए तो मेनली 2 तरह के अमेंडमेंट होते हैं अंडर आर्टिकल 368. वो अमेंडमेंट जिसमें कुछ नॉन फेडरल फीचर्स चेंज किए जा रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन के. नॉन फेडरल फीचर्स मतलब जिसमें स्टेट्स के राइट्स इंक्लूडेड नहीं हैं. तो नॉन फेडरल फीचर्स जब अमेंड किए जाते हैं उस टाइम में क्या वोटिंग प्रोविजंस होते हैं वो समझिए. स्पेशल मेजॉरिटी इज रिक्वायर्ड इन पार्लियामेंट. ये स्पेशल मेजॉरिटी का मतलब है मेजॉरिटी ऑफ 2/3 मेंबर्स ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग एंड 50% ऑफ द टोटल मेंबर्स ऑफ द हाउस. तो मान लीजिए कि लोकसभा में चल रहा है तो 545 का 50% कम से कम 273 तो चाहिए ही चाहिए, प्लस जितने मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग हैं उनका कम से कम 2/3 तो होना ही चाहिए. दोनों क्राइटेरिया मीट होने चाहिए, तब जाकर के वो माना जाएगा कि अमेंडमेंट पास हो चुका है. तो इसी तरीके से लोकसभा में और राज्यसभा में दोनों में ही प्रेजेंट एंड वोटिंग का 2/3 और ओवरऑल मेंबरशिप का 50% दोनों क्राइटेरिया मीट होने चाहिए फॉर अमेंडमेंट, जिसको हम लोग कहते हैं स्पेशल मेजॉरिटी इन पार्लियामेंट. लेकिन अगर कोई फेडरल फीचर है जिसमें स्टेट्स के प्रो राइट्स भी इंक्लूडेड हैं, जिसको अगर बदलने की बात की जा रही है, तो फेडरल फीचर्स में फिर स्पेशल मेजॉरिटी से तो वो अमेंडमेंट पास होना ही चाहिए पार्लियामेंट में, प्लस 50% ऑफ द स्टेट्स शुड रेटिफाई. 50% ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर शुड रेटिफाई दैट अमेंडमेंट. मतलब कम से कम 50%, जैसे हमारे 28 स्टेट हैं तो 14 या उससे ज़्यादा स्टेट उसको अप्रूव कर दे कि हाँ ठीक है, उनके स्टेट लेजिस्लेचर्स के पास ये जाएगा और वो अप्रूव कर दे, तब जाकर के वो अमेंडमेंट माना जाएगा. तो सीधी बात है, अमेंडमेंट अगर नॉन फेडरल फीचर है तो पार्लियामेंट ही बस कर लेगा उसको अपने स्पेशल मेजॉरिटी से. लेकिन अगर कोई फेडरल फीचर है तो पार्लियामेंट उस अमेंडमेंट को पास करने के बाद स्टेट लेजिस्लेचर्स को भेजेगा देयर कंसिडरेशन के लिए. और जब स्टेट लेजिस्लेचर्स कम से कम 50% स्टेट लेजिस्लेचर्स उसको अप्रूवल दे देंगे बाय सिंपल मेजॉरिटी, तभी जा कर के वो अमेंडमेंट माना जाएगा. और ये जो फेडरल फीचर्स हैं वो कैसे डिसाइड होते हैं कि ये फेडरल फीचर हैं या नहीं. तो इन जनरल माना जाता है कि जो भी स्टेट लिस्ट में मैटर्स लिखे गए हैं, इन मुद्दों पे अगर अमेंडमेंट करना है, इन मुद्दों से जुड़े हुए किसी मामले पर अमेंडमेंट करना है, तो दैट शुड बी कंसिडर्ड एज फेडरल फीचर. और उस अमेंडमेंट के लिए फिर हमें ये दूसरे तरह का प्रोविज़न फॉलो करने की ज़रूरत है. मतलब स्पेशल मेजॉरिटी तो चाहिए ही चाहिए इन द पार्लियामेंट, प्लस रेटिफिकेशन बाई हाफ ऑफ द स्टेट्स. ये दोनों चीज़ें करने के बाद ही
वो मुद्दे जो स्टेट लिस्ट में लिखे हैं उनसे रिलेटेड अमेंडमेंट्स किए जा सकते हैं। तो आई होप द पिक्चर इज़ क्लियर कि 3 लिस्ट है अंडर शेड्यूल 7, यूनियन लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट एंड स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट में जो मामले लिखे हैं कम से कम उनसे रिलेटेड अगर किसी मामले को अमेंड करना है कॉन्स्टिट्यूशन में तो हमें स्पेशल मेजॉरिटी तो पार्लियामेंट में चाहिए ही, प्लस हमें 50% ऑफ द स्टेट्स रेटिफिकेशन भी चाहिए। अब करंट मुद्दे पे आ जाते हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, इट इज़ मेंशन्ड इन द स्टेट लिस्ट। उसके अंदर एंट्री नंबर 32 में कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ मेंशन्ड है। अभी 97th अमेंडमेंट एक्ट लाया गया था 2011 में। दिस 97th अमेंडमेंट एक्ट वाज रिगार्डिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ ओनली। इस 97th अमेंडमेंट एक्ट के हिसाब से एक नया पार्ट इंसर्ट किया गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, पार्ट 9B, और इस पार्ट 9B को इंसर्ट किया गया था ताकि हमारे देश की जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं उसको बेहतर तरीके से गवर्न किए जा सकें। तो ध्यान से समझिए, क्या मैंने आपको बताया कि अगर स्टेट के मामले हैं तो उसमें अमेंडमेंट के लिए स्पेशल मेजॉरिटी इन पार्लियामेंट प्लस रेटिफिकेशन बाय 50% ऑफ द स्टेट चाहिए था। ये मामला स्टेट का है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। तो इस 97th अमेंडमेंट एक्ट में हमें क्या नियम से करना चाहिए था? पार्लियामेंट में तो स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए ही थी, प्लस हमें स्टेट से भी 50% स्टेट लेजिस्लेचर्स का भी अप्रूवल लेना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। द 97th अमेंडमेंट वॉज पास्ड बाय स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट। इट डिड नॉट टेक एनी रेटिफिकेशन बाय हाफ ऑफ द स्टेट्स। तो स्टेट से रेटिफिकेशन नहीं लिया गया, एंड दैट इज़ वाई फिर सुप्रीम कोर्ट में यह मामला पहुंचा। पहले तो गुजरात हाई कोर्ट में पहुंचा, गुजरात हाई कोर्ट ने स्ट्रक डाउन कर दिया, तो फिर सरकार ने इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया। अब ये डिसीजन सुप्रीम कोर्ट में आ चुका है और सुप्रीम कोर्ट ने भी कुछ एक प्रोविजंस इस 97th अमेंडमेंट एक्ट के उसको स्ट्रक डाउन कर दिए हैं। तो समझिए, 97th अमेंडमेंट एक्ट, 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में एक नया पार्ट ऐड किया गया, पार्ट 9B, दैट टॉक्स अबाउट रेगुलेशन ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटीज इन आवर कंट्री। उसके अलावा कुछ छोटे मोटे चेंजेज और किए गए रिगार्डिंग कोऑपरेटिव। फॉर एग्जांपल पार्ट 3 जो फंडामेंटल राइट्स की बात करता है, आपको याद होगा, उसके अंदर जो 19(1)(c है, जो एक तरह का फंडामेंटल राइट है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। उसके बाद फिर है राइट टू असेंबल, मेक यूनियंस एंड एसोसिएशंस। याद होगा आपको पार्ट आर्टिकल 19(1)(c, तो उसमें पहले लिखा हुआ था कि वी हैव राइट टू मेक यूनियंस एंड एसोसिएशंस ओनली, लेकिन अब इस 97th अमेंडमेंट एक्ट के बाद हमें फंडामेंटल राइट दे दिया गया कि वी हैव राइट टू मेक यूनियंस, एसोसिएशंस एज वेल एज कोऑपरेटिव्स। तो नाउ फॉर्मेशन ऑफ कोऑपरेटिव इज ऑल्सो ए काइंड ऑफ फंडामेंटल राइट गारंटेड अंडर आर्टिकल 19(1)(c। उसके अलावा आर्टिकल 43B इंसर्ट किया गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अंडर DPSP पार्ट 4, जहाँ पे लिखा गया कि इट विल बी द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट्स टू प्रमोट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। तो मुद्दा ये है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी जो स्टेट लिस्ट में है उससे रिलेटेड कई सारे प्रोविजंस लाए गए बाय दिस 97th अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन इसमें स्टेट लेजिस्लेचर से रेटिफिकेशन नहीं लिया गया और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने इसको स्ट्रक डाउन कर दिया गया। तो देखते हैं कौन कौन से प्रोविजन स्ट्राइक डाउन किए हैं सुप्रीम कोर्ट ने। तो देखिए, इसके सारे के सारे 97th अमेंडमेंट के सारे प्रोविजंस को स्ट्राइक डाउन नहीं किया है, लेकिन वही सारे प्रोविजंस स्ट्राइक डाउन किए हैं सुप्रीम कोर्ट ने जिसमें द मैटर वाज कंसर्न्ड विथ वन पर्टिकुलर स्टेट। मान लीजिए जैसे इतने सारे स्टेट हैं, आसाम है, बिहार है, बंगाल है, तो वो सारे कोऑपरेटिव सोसाइटी के रूल्स जो सिर्फ एक स्टेट को बिलोंग करते थे उनको स्ट्रक डाउन किया है। लेकिन देखिए, दूसरे तरह के कोऑपरेटिव सोसाइटी होते हैं मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी, और एक होता है सिंगल स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो सिंगल स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी से रिलेटेड जो भी नॉर्म्स हैं उनको स्ट्राइक डाउन कर दिया है, क्योंकि सिंगल स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी से जो नॉर्म्स होने चाहिए उसमें स्टेट लेजिस्लेचर का ओपिनियन पहले मैटर होना चाहिए। इसलिए अगर वो अमेंडमेंट ला रहे हैं आप, सिंगल स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी से रिलेटेड कोई अगर अमेंडमेंट ला रहे हैं तो उसमें रेटिफिकेशन बाय द 50% ऑफ द स्टेट्स कंपलसरी होना चाहिए, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा। लेकिन हाँ, जब मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की बात की जा रही है, ऐसा कोऑपरेटिव सोसाइटी जो किसी एक पर्टिकुलर स्टेट में रजिस्टर्ड नहीं है, इंडिया लेवल पर रजिस्टर्ड है, 4-5 स्टेट्स को मिला करके रजिस्टर्ड है, उनके लिए जब प्रोविजंस लाए गए हैं, उन प्रोविजंस को ब्रॉट अंडर 97th अमेंडमेंट एक्ट, उन प्रोविजंस को सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्राइक डाउन नहीं किया। तो सुप्रीम कोर्ट डिड नॉट स्ट्राइक डाउन द पोर्शंस ऑफ पार्ट 9B ऑफ द अमेंडमेंट कंसर्निंग मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज। सो नाउ पार्ट
9B of the Constitution is operative only in so far as it concerns with multi-state cooperative societies but not with respect to single state cooperative society. तो single state cooperative society से related जो भी provisions हैं of part 9B of our Constitution, that is no longer functional. अगर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की बात की जाए तो मैं पहले भी आपको कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के बारे में बता चुका हूँ. इसका डेफिनेशन है जो ILO ने दिया था. अ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज एन ऑटोनोमस एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स यूनाइटेड वॉलंटरीली टू मीट देयर कॉमन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल नीड्स. अगर लोग अपना एक यूनियन बनाते हैं, अपनी एक ग्रुप बनाते हैं, एक एसोसिएशन बनाते हैं इन ऑर्डर टू फुलफिल देयर इकोनॉमिक, सोशल या कल्चरल एस्पिरेशंस, तो उसको कहा जाएगा कोऑपरेटिव सोसाइटी. कोऑपरेटिव सोसाइटी मैंने पहले कब पढ़ाया था, जब मैंने आपको अमूल का एग्जांपल दिया था. जैसे कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ अलग अलग तरीके के होते हैं. दे आर प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी, जिसमें अलग अलग तरह के प्रोड्यूसर्स एक साथ इकट्ठा होकर के प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी बना देते हैं. जिसका एग्जाम्पल है अमूल, जिसमें जो भी मिल्क प्रोड्यूसर्स हैं उन्होंने मिल करके प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी बना दी है और फिर वो मिल करके मिल्क बनाते हैं, पैकेजिंग करते हैं, ब्रांडिंग करते हैं, बेचते हैं. तो अमूल इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी. दे हैव कम टुगेदर. दिस इज ऑटोनोमस एसोसिएशन ऑफ पीपल एंड दिस एसोसिएशन इज वॉलंटरी एसोसिएशन फॉर देयर कॉमन इकोनॉमिक इंटरेस्ट. वैसे ही फॉर कॉमन सोशल एंड कल्चरल इंटरेस्ट हम लोग हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाते हैं. जिस सोसाइटी में हम लोग रहते हैं उसमें आपने देख रखा होगा देयर आर हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज़. उसके अलावा मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होते हैं. तो अलग अलग तरह के इस तरह के कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होते हैं. नाउ दीज कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ आर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी गारंटीड अंडर पार्ट 9B अंडर 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट. लेकिन अब जो सिंगल स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं उनसे रिलेटेड प्रोविजंस को अब सुप्रीम कोर्ट ने डिसफंक्शनल कर दिया है. मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी जैसे अमूल वगैरह अभी भी दे आर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी. इस टॉपिक के बेसिस पे हमने आपको ये प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रखा है. प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन. द नेक्स्ट आर्टिकल इज टेकन फ्रॉम नेशनल सेगमेंट. इट इज अबाउट बर्ड फ्लू एंड दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस पेपर 3 गवर्नेंस पॉइंट ऑफ व्यू, स्पेशली फ्रॉम हेल्थ सेगमेंट. तो बर्ड फ्लू, देखिए बर्ड फ्लू को एवियन इन्फ्लुएंजा भी कहते हैं क्योंकि एवियन मतलब होता है बर्ड्स एंड इट्स अ हाईली कॉन्टेजियस वायरल डिजीज कॉज्ड बाई स्पेशल टाइप ऑफ वायरस जिनको हम लोग कहते हैं टाइप ए वायरस. इन वायरसेस के अंदर भी अलग अलग स्ट्रेन्स होते हैं. जैसे हमने कोरोना वायरस में भी देखा अलग अलग स्ट्रेन्स हैं, वैसे ही इन एवियन इन्फ्लुएंजा या बर्ड फ्लू वायरसेस के भी अलग अलग स्ट्रेन्स होते हैं. जैसे H5N1, H5N2, H9N2, ये सब अलग अलग स्ट्रेन्स हैं बर्ड फ्लू के. बर्ड फ्लू के जो अलग अलग स्ट्रेन्स हैं उसमें कुछ तो देखो काफ़ी इनोकुअस होते हैं, ज़्यादा खतरा नहीं होता है. जैसे कुछ स्ट्रेन्स के कारण बस थोड़ा बहुत इम्पैक्ट होता है बर्ड्स पे, जैसे कि उनकी एग लेइंग कैपेसिटी कम हो जाएगी. अदरवाइज कोई बहुत ज़्यादा लीथल नहीं होते, लेकिन कुछ उसमें से लीथल होते हैं दैट कैन लीड टू डेथ ऑफ बर्ड्स एज वेल. तो ये जो बर्ड फ्लू होते हैं बहुत सारे तो उसमें से काफ़ी इनोकुअस होते हैं, कुछ लीथल होते हैं. ये बर्ड्स को कैसे इन्फेक्ट करते हैं, उनके गट को, उनके पेट में जो डाइजेस्टिव कैपेसिटी है उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जिस कारण से बर्ड्स की डेथ होने लगती है. तो ये H5N1, H5N2 ये सब जो बर्ड फ्लू वायरसेस हैं इन कारण से बर्ड्स की गट यानी कि डाइजेस्टिव कैपेसिटी डिस्ट्रॉय हो जाती है. दैट लीड्स टू मैसिव डेथ और मास लेवल डेथ ऑफ बर्ड्स. जनरली ये ह्यूमंस में स्प्रेड नहीं होता है. बर्ड फ्लू बर्ड्स तक ही रहता है, इन जनरल ह्यूमंस में स्प्रेड नहीं होता है. और कभी कभार इट्स वेरी रेयर कि डायरेक्टली, जैसे पोल्ट्री में काम करने वाले लोग हैं, अगर वो डायरेक्टली इन्फेक्टेड अलाइव बर्ड्स के आप समझो कांटेक्ट में आ जाए तभी इन्फेक्ट हो सकते हैं. जैसे पोल्ट्री में लोग जो काम करते हैं वही इन्फेक्ट हो सकते हैं. लेकिन इन जनरल अगर मान लीजिए कि किसी बर्ड फ्लू इन्फेक्टेड बर्ड को आपने खा भी लिया, ऑफ कोर्स बॉयल करके या फिर कुक करके, तो उससे बर्ड फ्लू नहीं फैलता इन जनरल. लेकिन फिर भी हाल फिलहाल में न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि हाल फिलहाल में 1-2 दिनों पहले ही दिल्ली में एक 11 साल के बच्चे की डेथ हो गई बिकॉज ऑफ बर्ड फ्लू. सो वो कभी गया भी नहीं था किसी पोल्ट्री में, फिर भी उस ही कॉन्टैक्टेड बर्ड फ्लू. तो माना जा रहा है कि इस बार का जो बर्ड फ्लू वाला स्ट्रेन है वो ज़्यादा खतरनाक है शायद से, तभी तो उस बच्चे को बिना पोल्ट्री विजिट किए हुए ये बर्ड फ्लू हो गया और उसकी डेथ भी हो गई इस कारण से. तो इस कारण से अब चूँकि कोरोना का माहौल है, अब हम लोग वायरसेस को सीरियसली ले रहे हैं आजकल, तो इस कारण से जो पहली डेथ हुई है और वो भी एक बच्चे की, जिस कारण से काफ़ी सीरियसली इस मामले को लिया जा रहा है और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की जा रही है कि उस बच्चे से और कौन कौन मिला है और उनको कहीं बर्ड फ्लू तो नहीं हो गया.
तो इस बच्चे को H5N1 वायरस इन्फेक्ट हुआ था विदाउट कमिंग इनटू डायरेक्ट कांटेक्ट विद अलाइव बर्ड्स। तो जो अभी तक की हमारी अंडरस्टैंडिंग थी कि बर्ड फ्लू तो वैसे तो इंसानों को होता नहीं, और वो भी उन इंसान को होता है इन जनरल जो पोल्ट्री वगैरह में डायरेक्टली अलाइव बर्ड्स के कांटेक्ट में आते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ इस बार। दैट्स वाई द गवर्नमेंट इज़ वेरी मच कंसर्न दिस टाइम, और वो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कर रही हैं कि बाकी कौन कौन लोगों को बर्ड फ्लू हो गया जो उस बच्चे के कॉन्टैक्ट में आया था। जैसा कि मैंने आपको बताया पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखना कि ये जो बर्ड फ्लू है इससे बर्ड्स के तो गट में अटैक होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम में, लेकिन अगर इंसानों ने ये बर्ड फ्लू कॉन्टैक्ट कर लिया एंड इफ़ दे आर कॉन्टैक्टेड बाई दिस बर्ड फ्लू देन उनके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन होता है। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम को डिस्ट्रॉय करता है ये बर्ड फ्लू इन ह्यूमन बींग्स। बर्ड फ्लू 2015 में भी ये आउटब्रेक हुआ था, खासकर साउथ ईस्ट एशिया में। इस कारण से यूपीएससी ने इस तरह का प्रीलिम्स में सवाल पूछ लिया था, काफ़ी सिंपल सवाल था। इसको अटेम्प्ट कीजिए एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कॉमेंट सेक्शन। The next article is taken from Science and Technology segment. It is about maglev train and this topic is important from our syllabus paper for Science and Technology point of view. तो क्या है maglev train? देखिए maglev train is that train that works on magnetic levitation technology. तो क्या होती है magnetic levitation technology? मैग्नेटिक लेविटेशन टेक्नोलॉजी में क्या करते हैं कि दो मैग्नेट्स, उनको सेम मैग्नेटिक पोल्स वाले मैग्नेट को साथ लाया जाता है। तो इससे कैसा होता है कि बोथ रिपेल ईच अदर, और इस कारण से ये वाला जो मैग्नेट है इट स्टार्ट्स गेटिंग सस्पेंडेड इनटू द एयर, ये हवा में ही फ्लोट करने लगता है ये ऊपर वाला मैग्नेट, क्योंकि दोनों मैग्नेट अपोजिट सेम मैग्नेटिक फील्ड वाले, अगर मैग्नेटिक पोल वाले मैग्नेट हैं तो ऑफ कोर्स दे विल रिपेल ईच अदर, इन दैट केस दिस मैग्नेट विल फ्लोट इन द एयर। इसी को कहा जाता है मैग्नेटिक लेविटेशन, हवा में मैग्नेटिक फील्ड के कारण हवा में तैरना। मैग्नेटिक लेविटेशन इज मैग्नेटिक सस्पेंशन मेथड इन विच एन ऑब्जेक्ट इज सस्पेंडेड इन द एयर विथ नो सपोर्ट अदर दैन द मैग्नेटिक फील्ड, ये है मैग्नेटिक लेविटेशन। अब इसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है मैग्नेटिक लेविटेशन ट्रेन में, जिसको शॉर्ट में कहते हैं मैगलेव ट्रेन। मैगलेव ट्रेन में क्या करेंगे कि ये जो रेलवे ट्रैक है इसको भी बना देंगे मैग्नेटिक फील्ड, इसको भी मैग्नेट का बना देंगे, और जो रेलवे ये जो ट्रेन है जो बॉगी है इसके व्हील्स को भी बना देंगे मैग्नेट का, और दोनों ही मैग्नेट सेम मैग्नेटिक पोल्स वाले डाल देंगे। तो इससे कैसा होगा कि व्हील्स और ट्रैक्स दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे एंड दिस ट्रेन विल स्टार्ट फ्लोटिंग इन द एयर, एंड व्हेन इट विल फ्लोट इन द एयर फ्रिक्शन कम हो जाएगा। जब फ्रिक्शन कम हो जाएगा तो इसको मूव कराने में फ्यूल काफ़ी कम लगेगा। तो ये होता है मैग्नेटिक लेविटेशन टेक्नोलॉजी। इट कीप्स द ट्रेन अ लिटिल अबोव द ट्रैक, ट्रेन जो है थोड़ा सा हवा में ऐसे फ्लोट करती है in the magnetic levitation technology, and in this the wheels and the tracks are made up of same magnetic pole. नॉर्मल ट्रेन कैसा होता है कि ये ट्रैक पे चलती है, देखो ये नॉर्मल ट्रेन है ट्रैक पे चल रही है, अगर यही दोनों इसके ट्रैक्स और व्हील्स दोनों को सेम मैग्नेट का बना दिया जाए विद सेम मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक पोल, तो ऑफ कोर्स दे विल रिपेल ईच अदर एंड द ट्रेन विल स्टार्ट फ्लोटिंग इन द एयर। करंट न्यूज इसी से रिलेटेड है। चाइना ने एक फास्ट या हाई स्पीड मैगलेव ट्रेन बना दी है। ये हाई स्पीड मैगलेव ट्रेन कैन ट्रैवल अप टू 600 किलोमीटर्स पर आवर। तो ध्यान से समझिए मेरी बात को, ऐसा नहीं है कि मैग्नेटिक लेविटेशन टेक्नोलॉजी से चलने वाली ट्रेनें अभी तक दुनिया में है नहीं, और भी हैं। मैग्नेटिक लेविटेशन टेक्नोलॉजी फ्रांस में, जापान में, स्पेन में, साउथ कोरिया और चाइना में ऑलरेडी यूज हो रहा है ट्रेन्स को रन करने के लिए। लेकिन ये मैग्नेटिक लेविटेशन टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से हाई स्पीड ट्रेन पहली बार बनाया है चाइना ने। अदरवाइज नॉर्मल स्पीड की या लो स्पीड ट्रेन्स मैग्नेटिक लेविटेशन पर ऑलरेडी वर्क कर रही हैं इन देशों में, बट फर्स्ट हाई स्पीड मैग्नेटिक लेविटेशन टेक्नोलॉजी ट्रेन ऑफ स्पीड अबाउट 600 किलोमीटर्स पर आवर, दैट इज फास्टेस्ट ट्रेन ऑन ग्राउंड। इससे ज़्यादा भी फास्ट ट्रेन आप ग्राउंड पे है नहीं अभी तक। वर्ल्ड फास्टेस्ट ट्रेन ऑन ग्राउंड हैज़ बिन क्रिएटेड बाय चाइना विच वर्क्स ऑन मैग्नेटिक लेविटेशन टेक्नोलॉजी विद स्पीड ऑफ अबाउट 600 किलोमीटर्स पर आवर। तो मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, मैग्नेटिक लेविटेशन टेक्नोलॉजी से चलने वाली ट्रेनें हैं, दिस इज़ द फर्स्ट दैट जो चाइना ने बनाया, दिस इज़ द फर्स्ट हाई स्पीड मैग्नेटिक लेविटेशन टेक्नोलॉजी ट्रेन। The next article is taken from Assam segment. It is about Manas National Park that has highest feline diversity, and this topic is important from our syllabus paper 6 Assam issues point of view. तो क्या है न्यूज़? तो देखिए 6 महीने तक सर्वे कराया है NTCA ने, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने, मानस नेशनल पार्क में और उसके टाइगर रिजर्व में। और इस सर्वे में एक बात पता चली है कि मानस नेशनल पार्क हैज हाईएस्ट फेलाइन डाइवर्सिटी इन द वर्ल्ड।
तो सबसे पहले समझ लेते हैं फेलाइन क्या होता है। देखिए, फेलाइन मतलब दोज एनिमल्स हु बिलोंग टू कैट फैमिली। तो कैट फैमिली में चीता भी आ जाएगा, पूमा भी आ जाएगा, जगुआर, लेपर्ड, लायन, टाइगर, डोमेस्टिक कैट, ये सब आ जाएंगे कैट फैमिली में। तो इनको कहा जाता है साथ में फेलाइन। और मानस के अंदर सबसे ज़्यादा फेलाइन डाइवर्सिटी है, मतलब कैट फैमिली के अलग अलग तरह के जानवर, कैट फैमिली के अलग अलग तरह के जानवर सबसे ज़्यादा मानस में पाए गए हैं पूरे दुनिया भर में। फॉर एग्जाम्पल, मानस के अंदर लेपर्ड, क्लाउडेड लेपर्ड, लेपर्ड कैट, जंगल कैट, गोल्डन कैट, मार्बल्ड कैट, उसके अलावा ब्लैक पैंथर तक मिला, मतलब टोटल 8 कैट स्पीसीज हैव बीन फाउंड इन मानस नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व। जबकि दूसरे नंबर पे आते हैं दिहिंग पटकाई नेशनल पार्क ऑफ असम और रॉयल नेशनल पार्क ऑफ भूटान। इन दोनों में 7 तरह के कैट स्पीसीज पाए गए हैं। दे डू नॉट हैव ब्लैक पैंथर, बाकी सब तो है बट दे डू नॉट हैव ब्लैक पैंथर। In our segment, most probable prelims topics for upcoming UPSC, today we'll cover topic number 466 to 470. Topic number 466 is about IUCN. It was founded in October 1948 as the International Union for Protection of Nature following an international conference in Fontainebleau in France. The organization changed its name to IUCN in 1956 with its headquarters in Gland, Switzerland. IUCN membership is composed of both government and civil society organizations. It harnesses the experience, resources and reach of its more than 1,400 members organizations and input from more than 17,000 experts. Please attend this question based on this particular topic. Topic number 467 is about garbage free star rating, a star rating protocol that was launched by Ministry of Housing and Urban Affairs in January 2018 to institutionalize a mechanism for cities to achieve garbage free status and to motivate cities to achieve high degree of cleanliness. It is one of the various initiatives which intends to make Swachh Bharat Mission Urban a successful project. The star rating is supported by self-assessment and self-verification for achieving a certain star rating. Please attend this question based on this particular topic. Topic number 468 is about Special Climate Change Fund, which was established in response of guidance from the Conference of Party number 7 in Marrakesh of UNFCCC in 2001. The Special Climate Change Fund complements the Least Development Countries Fund. Unlike Least Development Countries Fund, the Special Climate Change Fund is open to all vulnerable countries, not just LDC. Please attend this question based on this particular topic. Topic number 469 is about Global Environment Facility. It was established on the eve of 1992 Rio Earth Summit to help tackle our planet's most pressing environmental problems. Global environment funds are available to the developing countries and the countries with economies in transition. World Bank serves as Global Environment Facilities Trustee. Please attend this question based on this particular topic. Topic number 470 is about Satat Scheme, Sustainable Alternative towards affordable transportation. It is an initiative aimed at setting up of compressed biogas production plants and to make it available in the market for use of automotive fuels. It was an initiative by Ministry of Petroleum and Natural Gas. Please attend this question based on this particular topic. This is the answer of question number 461 to 465 that we had given in yesterday's newspaper analysis. Today's question can be attempted by students and you can submit the answer in the comment section. We will be sharing answer of these questions in tomorrow's newspaper analysis. कल जो हमने प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था उसका आंसर देख लेते हैं. भीमा कोरेगांव बैटल इज बिटवीन एंग्लो मराठा. इट वाज इन फैक्ट थर्ड एंग्लो मराठा वॉर 1418-18 and New Shepard, Virgin Galactic recently seen in news are space ships. That's all from our side for today. Thanks for watching.